हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो हमारे चैप्टर नंबर 5 से हैं। 9th साइंस एनसीईआरटी बुक के सोल्व्ड क्वेश्चन है ये, और इसका टाइटल रहेगा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर आपको एक डिफरेंस क्रिएट करना है बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। हमें प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में एक डिफरेंस क्रिएट करना है, मतलब 4 या 5 पॉइंट लिखने हैं जिसके बेस पे हमें मार्क्स मिल सके। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल का मीनिंग समझा देता हूं मैं। ये इस तरह की सेल होती है जो प्रिमिटिव है, मतलब पुराने समय से लेकर के यानी सदियों साल पहले भी ये ऐसे ही थी और आज भी ऐसे ही है। इनमें इनके मैकेनिज्म में, इनके स्ट्रक्चर में कोई खास बदलाव नहीं आया है। यूकैरियोटिक सेल एडवांस होती है। इनमें समय के साथ साथ जरूरी बदलाव आते रहते हैं। तो इनमें डिफरेंस पढ़ते हैं अभी। पहला पॉइंट है प्रोकैरियोटिक सेल अबाउट देयर साइज। सेल साइज इज जनरली 1 to 10 माइक्रोमीटर। प्रोकैरियोटिक सेल में जो साइज होता है, सेल साइज, वो यहाँ पर दिया गया है 1 to 10 माइक्रोमीटर। माइक्रो का मतलब होता है 10 पावर माइनस 6, यानी अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं इसको तो ये बन जाता है 1 to 10 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। यूकैरियोटिक सेल थोड़े से बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें अलग अलग अपरेटस होते हैं, अलग अलग वर्किंग के लिए। अलग अलग ऑर्गेनेलीज कहा जाता है उनको। ये 5 to 100 माइक्रोमीटर होती हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पर है न्यूक्लियर रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोड एंड नॉट सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल वो वेल डिफाइंड नहीं होता। यही वजह है उसको न्यूक्लियस की बजाय न्यूक्लियोड कहा जाता है। इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होनी चाहिए थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि प्रेजेंट नहीं होती इस केस में। यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होती है। इसी वजह से इसका स्ट्रक्चर डेफिनेट है, वर्किंग डेफिनेट है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बंधे होते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पर बनता है ओनली ए सिंगल क्रोमोजोम इज प्रेजेंट। क्रोमोजोम एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होती है जो एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में फ्लो करती है। प्रोकैरियोटिक सेल में ये एक ही प्रेजेंट होती है। यही वजह है कि इनमें कोई खास बदलाव नहीं आता समय के साथ। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ये एक से ज़्यादा होते हैं। यही वजह है नेक्स्ट जनरेशन कुछ अलग होती है। फोर्थ पॉइंट है न्यूक्लियस इज एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, नहीं होता, और यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होता है। फिफ्थ पॉइंट है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। अलग अलग ऑर्गेनेलीज जो पार्ट होते हैं सेल के, उनको अलग अलग करने के लिए कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अलग अलग ऑर्गेनेलीज अलग अलग वर्किंग करते हैं और अलग स्ट्रक्चर होता है सभी का। सिक्स्थ पॉइंट है सेल डिवीजन बाय फिजन और बडिंग, नो माइटोसिस। सेल डिवीजन जो होती है यहाँ पे या तो फिजन से होती है, यानी ब्रेकडाउन हो जाता है एक सेल का दो पार्ट में, या फिर बडिंग, मतलब एक में से बहुत सारी सेल छोटी छोटी बन जाती हैं और बाद में वो डेवलप्ड होकर के बड़ी बन जाती हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर मियोटिक प्रोसेस होती है, मिटोटिक प्रोसेस भी कह सकते हैं इनको। इसमें होता क्या है, जो ऊपर हमने पढ़ा था थर्ड पॉइंट में, क्रोमोजोम, वो डिवाइड हो जाते हैं इक्वल अमाउंट में, और बाद में एक में से दो ऐसी प्रोडक्ट बनते हैं, ऑफस्प्रिंग कहा जाता है जिनको, डिवाइड होने के बाद, जो पूरी तरह से एक कंप्लीट सेल होते हैं, और बाद में फिर वो अपने आप को ग्रोथ करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है व्हाट वुड हैपन इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर। रैप्चर का मतलब होता है कहीं से टूट जाए, या ब्रेक डाउन मतलब कट जाए, टूट जाए, या
काम ना करे कहीं से, तो क्या होगा? तो इसका आंसर बहुत आसान है कि जब सेल इस तरह की कोई प्रोसेस से गुजरती है, तो सेल के अंदर एक ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होता है जिसे हम लाइसोसोम कहते हैं। ये याद रखना है आपने, यहाँ पर नहीं दिया गया है। लाइसोसोम प्रेजेंट होता है जो अपने उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल के अंदर कोई भी ऐसा ऑर्गेनेलिज खराब हो जाता है, जो काम नहीं कर सकता, या सेल का मैकेनिज्म रुक जाता है, उस केस में वो ब्रस्ट हो जाता है, यानी फट जाता है लाइसोसोम, और उसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो बाहर रिलीज हो जाते हैं। जैसे ही वो बाहर रिलीज होते हैं, उसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम थे वो सेल को डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं, यानी उसे गला देते हैं। यही वजह है कि हम लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहते हैं सेल्स का। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि सेल जो होगी वो डैमेज हो जाती है या किल्ड हो जाती है अपने आप। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ ए सेल इफ देयर इज नो गाल्गी ऑपरेटस? गाल्गी ऑपरेटस समझ लेते हैं पहले क्या होता है। गाल्गी ऑपरेटस में वो जरूरी एलिमेंट होते हैं जो लाइफ की ग्रोथ के लिए, मतलब सेल की लाइफ की ग्रोथ के लिए, उसमें मॉडिफिकेशन के लिए या एडवांस स्ट्रक्चर के लिए जरूरी होते हैं। उन मटेरियल्स को एक पैकेट में बंद करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है, यही काम गाल्गी ऑपरेटस का होता है। यानी उन जरूरी एलिमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह स्टोर करना, सॉर्ट करना यानी इकट्ठा करना, मॉडिफाई करना, जरूरी उसमें बदलाव करना, और फिर एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ये सारे काम किसके होते हैं? गाल्गी ऑपरेटस के। अगर ये गाल्गी ऑपरेटस नहीं होगा तो ये सारे काम नहीं हो पाएंगे, यानी सेल को जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो ठीक से नहीं मिल पाएगी और उसकी वर्किंग एक तरह से रुक जाएगी। और इसके अलावा गाल्गी ऑपरेटस में वो पैकेजिंग सिस्टम होता है जिससे सिंथेसाइज की जाती है प्रोटीन, सेलुलोज, शुगर्स, ये सभी चीज़ें जो एनर्जी प्रोवाइड कराती हैं। अगर सेल ये गाल्गी ऑपरेटस नहीं होगा तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा? ये सारी चीज़ें ओवरफ्लो करेंगी, सही जगह पर नहीं पहुंचेगी, उससे क्या होगा? सेल स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल? कौन से ऑर्गेनेलिज को पावर हाउस कहा जाता है सेल का? और इसका आंसर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस वो जगह होती है जो यूजफुल एनर्जी क्रिएट करती है। सेल में भी एक जगह होती है, एक ऑर्गेनेलिज होता है जहां पर डिकम्पोजिशन होता है पायरुवेट्स का। जो ग्लूकोज के पार्ट बनते हैं पायरुवेट्स, उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये जो बनती है ये माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। और वहां से वो एनर्जी एटीपी की फुल फॉर्म मतलब फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह मूव आउट करती रहती है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल because they contain enzymes that are needed for stepwise oxidation of foodstuff. माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस कहते हैं सेल का, क्योंकि इसमें वो एंजाइम होते हैं जो चाहिए होते हैं ऑक्सीडेशन के लिए। किसका ऑक्सीडेशन? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड लिपिड्स, जो प्रेजेंट होते हैं सेल में और CO2 और वाटर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी विच इज यूज टू फॉर्म हाई एनर्जी ATP। और ये जो एनर्जी होती है ये बाद में यूज कर ली जाती है ATP की फॉर्म में। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये अभी बताया था हमने। और उसके बाद जो डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं हमारे शरीर में वो इस एनर्जी की हेल्प से होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज? यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, लिपिड और प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में कहाँ सिंथेसाइज की जाती है? तो बहुत आसान आंसर है इनका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम करती है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम यानी SER, ये लिपिड बनाने का काम करती हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, प्रोटीन सिंथेसाइज की जाती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और जो लिपिड है वो सिंथेसाइज होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड? अमीबा किस तरह से अपना जो है भोजन ग्रहण करता है? जो अमीबा अपने फूड के लिए इस्तेमाल करता है मेथड, उसे होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। होलोजोइक का मतलब होता है कि एक होल बनेगा पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में, और उस होल में वो ट्रैप हो जाएगा फूड, और बाद में एंजाइम उस फूड को डिकम्पोज कर देंगे। अमीबा हैज फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन। अमीबा की जो मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। इट एनेबल्स अमीबा टू एनगल्फ इन फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। ये कैप्चर करने में मदद करती है उस फूड को जो अभी हमने बताया, या तो आप इसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कह देंगे या फिर एंडोसाइटोसिस प्रोसेस कह देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होती है, किस तरह से ये काम करती है, और किस न्यूट्रिशन को एक जगह से पहुंचाने के लिए ये काम आती है? तो इसके हमारे पास आंसर है, डिफ्यूजन वो प्रोसेस होती है जिसमें वाटर हायर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर से लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर तक मूव करता है। और अगर हम सोल्यूट की फॉर्म में कहते हैं तो हम कहेंगे लो हायर लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इस बात को बहुत सिंपली समझना आपने कि जहाँ पर पानी ज़्यादा होगा सोल्यूट वहाँ पर क्या होगा, कम, और जहाँ पर सोल्यूट ज़्यादा होगा वहाँ पर पानी क्या होगा, कम। तो बेसिक यहाँ पर बिल्कुल हम आसानी से समझ सकते हैं कि जहाँ पर पानी ज़्यादा होगा वहाँ पर सोल्यूट कम है, मतलब जो अभी अभी हमने पढ़ा वही चीज़, लोअर सोल्यूट टू हायर सोल्यूट। लोअर सोल्यूट का मतलब हायर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, और लोअर की तरफ ये, और ये इसमें हेल्प करता है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो सेल के चारों तरफ प्रेजेंट होती है। सेल के चारों तरफ मटेरियल और सेल के अंदर का मटेरियल इस तरह से एक्सचेंज होते रहते हैं। द डिफ्यूजन ऑफ वाटर और सॉल्वेंट थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन from a solution of lower concentration of solute to a solution of higher concentration of solute। यही हमने अभी भी कहा था, लोअर कंसेंट्रेशन होती है सोल्यूट की, वहाँ से ये हायर कंसेंट्रेशन में जाएगा, और इसमें हेल्प करेगी इसकी मेम्ब्रेन। और ये कैसी होती है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, सिलेक्टिव मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं इसको, और इस प्रोसेस को हम ओस्मोसिस कहते हैं। ओके, सिलेक्टिव क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन होता है उन मटेरियल्स का, कौन से मूव करेंगे कौन से रोक दिए जाएंगे। ओके, ये सारे क्वेश्चन हैं आपके, और आपको नोटिस दे देता हूँ, कल का जो दिन रहेगा वो आपका रिवीजन डे रहेगा, और उसके बाद अगला दिन जो होगा उसको आपको क्या करना है, टेस्ट रहेगा आपका। यानी आपका जो टेस्ट होगा वो आज है 3 तारीख, ये 6 को रहेगा आपका, मतलब कल 4 को ये होमवर्क आएगा, और 5 को रिवीजन होगा, 6 को आपका टेस्ट होगा। ओके, ऑल द बेस्ट।